हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। होप यू गाइस आर गुड। तो ये जो है आपका पहला क्लास होने वाला है मिडीवल हिस्ट्री का, जो हम कवर करने वाले हैं सतीश चंद्रा के बुक से। और ऐसे जो है टोटल 18 क्लासेस होने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ओके, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको आपके प्रिपरेशन के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस स्पेशल वीडियो, आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है एंड दैट अनाउंसमेंट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आप अपना यूपीएससी प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है आपको, तो सबसे पहले आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो है आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और जो सही लर्निंग रिसोर्सेज है उसको चूज करने में आपकी मदद करेंगे। डेली आपको जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हेल्प किया जाएगा विद इवैल्यूएशन और पर्सनलाइज्ड फीडबैक जो है आपको मिलने वाला है विद दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आपको स्टडी प्लानर दिया जाएगा। ओके, आपका जो पूरा स्टडी है वो प्लान करके दिया जाएगा। स्टडी ट्रैकर प्लान होगा विद बाई वीकली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। ओके, तो हर 2 हफ्ते में जो है रिव्यू होगा। समझ में आ रहा है आपको? और ये जो है आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करेगा, ये बताएगा कि आपको और कहाँ पे जो है एक तरीके से इंप्रूव करना है। इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बहुत सारे सेशंस आते रहेंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस विद एसेंशियल गाइडलाइंस ऑन आंसर राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगा इसमें मींस टेस्ट सीरीज भी, ओके, विद द स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी। इसके साथ साथ डेली लाइव क्लासेस होंगे आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, ओके। और लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। आपको जो है जितने भी रिकॉर्डेड कोर्सेज और लाइव कोर्सेज होंगे उसके लिए जो है आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। डेली कंटेंट जो है आपको मिलता रहेगा। डेली एमसीक्यूज मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, डेली आर्टिकल्स मिलेंगे एंड मैनी मोर। ओके, तो यहाँ पे जो है इतने सारे फीचर्स आपको मिल सकते हैं। यू कैन यूज कोड शर्मा20 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 31 जनवरी के बाद जो है प्राइस हाइक होने वाला है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। सो मेक श्योर दैट you hit this iconic subscription before the 31 January 2021 to get your iconic subscription. Okay, तो ये था अनाउंसमेंट। नाउ लेट्स बिगिन फर्स्ट क्लास ऑफ medieval हिस्ट्री फ्रॉम सतीश चंद्रा। अब जो पहला क्लास है आपका दोस्तों वो है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। इस वीडियो में जो है इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का, कि पूरे वर्ल्ड में एज वेल एज इंडिया में क्या चल रहा था, ठीक है। वर्ल्ड में मतलब कौन से जो इंपॉर्टेंट एम्पायर्स थे वहाँ पे कैसे बदलाव देखे जा रहे थे, कौन से चेंजेस देखे जा रहे थे और उनके रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे थे। ओके, तो यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देख सकते हो। स्पेसिफिकली वी विल सी दी यूरोप का दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हम देखेंगे। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट अफ्रीका और ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जो नेशंस हैं इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब यहाँ पे जो आपका यूरोप है ये सबसे पहले एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यूरोप में जो है सबसे माइटी रोमन एम्पायर वो 2 पार्ट में जो है एक तरीके से ब्रोक हो चुका था इन द 3rd क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी। अब एक पार्ट था आपका वेस्टर्न और दूसरा था आपका ईस्टर्न। अब जो वेस्टर्न पार्ट था दोस्तों उसका कैपिटल रोम बन चुका था और वहां पे बहुत सारे जो है स्लेव जर्मनिक ट्राइब्समैन आने लगे, ठीक है। अब आपके रशिया जो है, रशिया से स्पेसिफिकली ऐसा बताया जाता है कि रशिया को जो है बिलोंग करते थे ये स्लेव, और जर्मनी ट्राइब्समैन जो है बिलोंग करते थे जर्मनी को। तो वहां से एक तरीके से ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में आते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक तरीके से बहुत सारे मॉडर्न नेशंस का, जो बहुत सारे मॉडर्न यूरोपियन नेशंस है, इनका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे कमिंगलिंग होता है। कमिंगलिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे नए नेशंस हमको देखने को मिलता है। कमिंगलिंग किसके बीच में होता है? ट्राइब्समैन विद द लोकल पॉपुलेशन। नाउ व्हाट डज कमिंगलिंग मीन? कमिंगलिंग मीन्स टू गेट ब्लेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ब्लेंड हो चुका था, मिक्स हो चुके थे ट्राइब्समैन और लोकल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तो आपका वेस्टर्न पार्ट था। जो दूसरा पार्ट था माइटी रोमन एम्पायर का, ठीक है, जो डिवाइडेड पार्ट था वो था आपका ईस्टर्न पार्ट। जो ईस्टर्न पार्ट था आपका ओल्ड रोमन एम्पायर का, उसका कैपिटल बीजेंटाइन या फिर जिसको आप कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते हो वो था। ये एम्पायर जो है एक तरीके से बीजेंटाइन एम्पायर जो है कहा जाता था। इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स थे, ठीक है। ये काफी छोटा एम्पायर नहीं था, काफी बड़ा एम्पायर था, ठीक है। और एम्पायर जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देश थे, ठीक है, जैसे मॉडर्न टर्की, सीरिया, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका भी इसका पार्ट था इंक्लूडिंग इजिप्ट। अभी हम जो है इसको मैप पे जरा देखते हैं। तो मैप पे आप क्लियरली एक डिवीजन देख सकते हो, ठीक है, वेस्टर्न और आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर का। ये आपका वेस्टर्न एम्पायर है, दिस ब्राउन पार्ट,
एंड दिस पर्पल पार्ट इज योर ईस्टर्न एम्पायर। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, रोम जो है कैपिटल बन चुका था वेस्टर्न एम्पायर का, एंड कॉन्स्टेंटिनोपल बिकेम दी कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न एम्पायर। ओके, और ये जो पूरा रीजन दिख रहा है ये था आपका पहले एक जो है ये अपना रोमन एम्पायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन जो बिलीफ और रिचुअल थे उसमें भी हमको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिले। अब डिफरेंसेस क्या थे, आपको ये डिफरेंसेस ध्यान में रखने हैं। वेस्ट में कैथोलिक चर्च हमको देखने को मिला, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, रोम में। लेकिन जो चर्च ईस्ट में थे वो बिल्कुल अलग थे, उनको कहा जाता था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और इन्होंने जो है काफी एफर्ट्स दिए, काफी कोशिश की, जिस वजह से जो आपका रशिया है, रशिया पूरा देश जो है एक तरीके से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका था। ये बीजेंटाइन रूलर्स की देन थी कि जो रशिया है वो पूरे तरीके से उन्होंने जो है एम्ब्रेस किया था क्रिश्चियनिटी को। और ये एक तरीके से मतलब एक ब्रिज की तरह भी एक्ट कर रहे थे बिटवीन द ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन एंड द अरब वर्ल्ड। अगर मैप में देखा जाए तो अरब वर्ल्ड और ये जो सिविलाइजेशन है इनके बीच में आप देख सकते हो, ये वाली हमारी जो है ईस्टर्न पार्ट आ रहा है एम्पायर का, दिख रहा है आपको। अरब वर्ल्ड कहाँ पे है आपका, तो ये वाला जो है ये हमारा अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड के बीच में आ रहा था हमारा ये। इस वजह से कहा जाता है कि ये एक ब्रिज की तरह भी एक्ट कर रहा था। ठीक है, किसके बीच में ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा था, बिटवीन ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन एंड दी अरब वर्ल्ड। ओके, और बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने काफी हेल्प भी की, जो ग्रीक लर्निंग है उनको रिवाइव करने में। अब चीजें बहुत बदल रही थी, अचानक जो है बहुत सारे जो सिटीज हैं, ठीक है, इन द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी डिसअपियर हो जाते हैं जब कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्क्स के हाथों में आ जाता है। अब यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव स्टार्ट होता है। ठीक है, सेंचुरीज तक मतलब जो है जब रोमन एम्पायर कोलैप्स करता है उसके बाद वेस्ट में जो सिटीज थी वर्चुअली वो डिसअपियर हो गई। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में। एक कॉज इसका ये बताया जाता है कि जो गोल्ड ये अफ्रीका से जो है लिया करते थे वो एक तरीके से जो है खत्म हो चुका था। ठीक है, अब ये क्या करते थे, अफ्रीका से गोल्ड लेते थे और इसको जो है ट्रेड में जो है यूज करते थे विद दी ओरिएंट। ओरिएंट यहाँ पे हमारे ओरिएंटल कंट्रीज, जो एशिया में जो नेशंस थे, ईस्ट नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वहां से। और ये जो पीरियड है आपका 6th और 10th सेंचुरी के बीच का, इसलिए इसको स्पेसिफिकली कहा जाता है डार्क एजेस। हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री लिखते हैं वो स्पेसिफिकली इस पीरियड को डिफाइन करते हैं एज डार्क एजेस। और 12th और 14th सेंचुरी के बीच में जो वेस्टर्न यूरोप है वापस एक तरीके से प्रॉस्पर होने लगा, जो है रेनेसां आ गया आपका, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे। बट जो पीरियड था आपका 6 से 10 सेंचुरी तक का पीरियड का, वो डार्क एजेस बोला गया, मतलब बहुत ही एक तरीके से खतरनाक पीरियड था वो। ठीक है, बट हाँ अच्छा समय भी आया। अच्छा समय कब आया आपका, 14th सेंचुरी। ठीक है, बिटवीन 12th एंड 14th सेंचुरी, जहाँ पे रेनेसां और बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे इसके साथ साथ एक और चीज का ग्रोथ होता है, जो है आपका ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। अब यहाँ पे एक नई तरीके की सोसाइटी आती है, एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आता है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में। और ये होता कब है, जब रोमन एम्पायर पूरे तरीके से ब्रेक हो जाता है। अब ये जो न्यू ऑर्डर आया इसको हमने क्या कहा, फ्यूडलिज्म। ठीक है, अब फ्यूडलिज्म क्या था, अब जो सोसाइटी थी, जो समाज था, उसमें जो सबसे पावरफुल एलिमेंट्स थे वो कौन थे, चीफ्स थे। अब चीफ्स कौन थे, चीफ्स वो थे जिनके पास अच्छी खासी मिलिट्री फॉलोइंग थी, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, लास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। और अब इनके पास जो कि इतने सारे रिसोर्सेस थे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे थे पूरे गवर्नमेंट में। और इन कोर्स ऑफ टाइम जो मोनार्की है, जो मोनार्कियल सिस्टम है, राजा वाला जो सिस्टम है, वो और स्ट्रांग होता गया। ठीक है, और एक अटेम्प्ट की गई, मतलब एक कोशिश किया गया कि यार चीफ्स के पावर को किसी ना किसी तरीके से लिमिट करना होगा, क्योंकि उसके पास मिलिट्री फॉलोइंग भी है भाई ठीक ठाक, साथ में लैंड भी है। अब होता क्या था कि चीफ जो है आपस में लड़ते थे, इससे सोशल एनार्की होता था, मतलब कोई लीडर मिलता ही नहीं था हमको। ठीक है, कोई लीडर, स्पेसिफिक लीडर बचा ही नहीं रहता था। एक मेथड था इसको कंट्रोल करने का कि भाई हम जो है मतलब एक चीफ को वैसल बना दे। वैसल का मतलब क्या होता है, आप पहले वो समझ लो। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूरोपियन फ्यूडलिज्म हुआ, यहाँ पे हमको इस तरीके की डिवीजन देखने को मिले। किंग होता था, किंग के नीचे नोबल्स आते थे, नाइट्स आते थे, पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट्स, और उसके ऊपर जो नाइट्स हो गए, आपके जो नोबल्स हो गए, ये भी मतलब बहुत बार जो है वैसल की तरह एक्ट करते थे। अब वैसल्स क्या है आपका, उसके बारे में बताता हूँ मैं। Vassal was someone in feudal times who received protection and land from a lord in return for allegiance and performing military and other duties. अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल मतलब था इसका, आप ये समझ लो कि एक सर्वेंट, ठीक है, लेकिन इसको जो है मतलब क्या दिया जाता था, इसको जो है मतलब एक तरीके से
प्रोटेक्शन मिलती थी और इसको थोड़ी बहुत ज़मीनें दी जाती थी। बदले में ये जो है अपने लॉर्ड की सेवा करता था। सेवा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे ड्यूटीज थे। इसके साथ साथ जहाँ पे मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स या जहाँ पे मिलिट्री नीड पड़ेगी, हाँ कुछ ऐसी जो है मतलब किसी वॉर में पार्टिसिपेट करना है, कहीं पे बैटल हो गया है, तो वहां भी जो है वैसल को यूज किया जाता था। इस तरीके से फ्यूडल सिस्टम में जो गवर्नमेंट डोमिनेट कर रहा था वो कौन कर रहा था, वो आपका जो है एरिस्टोक्रेसी क्लास कर रहा था, ठीक है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। इस तरीके से अरिस्टोक्रेसी जो है आपका बहुत जल्द हेरिडिटरी भी बन गया और इसने बहुत सी अपनी जो है कोशिश की कि कोई बाहर का ना आए, लेकिन ये कंप्लीटली क्लोज एरिस्टोक्रेसी कभी था ही नहीं। बहुत बार बहुत सारे डिसलॉयल चीफ्स को हटाया जाता था और नए को अपॉइंट किया जाता था। इस तरीके से कुछ लोग बाहर के आते थे, लेकिन यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलनी स्टार्ट हो गई। फ्यूडलिज्म अपना रूट पकड़ चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एक तरीके से ये भी एक वैसल का रोल है, ठीक है, जो लैंड प्रोटेक्शन लेके बदले में जो है मतलब उनको एक तरीके से ड्यूटीज जो है करके देते थे, ठीक है, एक तरीके से उनकी सेवा करते थे। तो अब हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है वो दो फीचर से एसोसिएटेड है। पहला जो था वो आपका था सिस्टम ऑफ सर्वडम। अब एक सर्फ क्या होता था, एक सर्फ आपका पेजेंट होता था जो काम करता था लैंड पे, लेकिन वो अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकता था, ना कहीं माइग्रेट कर सकता था, ना किसी और से मैरी कर सकता था बिना अपने लॉर्ड या मास्टर की परमिशन के। इसी से जुड़ा एक और आपका सिस्टम था जो था मैनर का सिस्टम। मैनर हम किसको बोलते हैं, मैनोर कैसल को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे लॉर्ड रहा करते थे। लॉर्ड मतलब एक रिच पर्सन एक तरीके से, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी लैंड है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज थोड़ा सा डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे जो है मतलब वैसल्स वगैरह से काम कराए जाते थे। अब इंडिया में कोई ऐसा इंस्टेंस देखा नहीं गया, मतलब ना कोई सर्फडम या ना कोई मैनॉर सिस्टम था, लेकिन हाँ लोकल लैंडेड एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे भी थे, जैसे समंताज। समंताज थोड़ा बहुत फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह एक्ट करते थे बहुत बार, ठीक है, बहुत सारे फ्यूडल पावर्स जो है एक तरीके से एक्सरसाइज करते थे। इसके साथ साथ पीजेंट जो है किसान जो है डिपेंडेंट रहता था। इसके बाद अब जो दूसरा फीचर था ना फ्यूडल सिस्टम का, वो था आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। रोमन टाइम्स में क्या होता था, जो चीफ विंग्स होते थे ना आर्मी के, वो हैवी और लाइट इन्फेंट्री के होते थे, जिनके पास लॉन्ग स्पीयर्स और छोटे स्वॉर्ड्स होते थे। मतलब वो जो लैंड पे सोल्जर चलते हैं ना तलवार और स्वॉर्ड लेके, वैसे। लेकिन समय बदल चुका था बिल्कुल भी, ठीक है, वॉरफेयर के मोड बदल गए। अरब्स के पास जो है हॉर्सेस की सप्लाई बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो इन्फेंट्री को, जितनी बड़ी भी इन्फेंट्री को, उनको इनफेक्टिव करते थे। अब भाई हॉर्स से कोई अगर तीर चला रहा है, आर्चरी चला रहा है, तो वो जो है मतलब सामने वाले पे बहुत जल्दी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे जो है एक दिक्कत आ गई यूरोपियंस के सामने, इस एम्पायर के सामने। अब कोई भी किंग जो है मतलब एक तरीके से अपने ओन रिसोर्स से इतना बड़ा ये नहीं कर सकता, करेक्ट। बट यहाँ पे जो है मतलब कहीं ना कहीं अब यही पे दिक्कत आ जाती है आपकी, अब खुद से ये इतना करना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है आर्मी का। अब यहाँ पे जो फीफ होल्डर होते थे ना, फीफ, अब फीफ क्या होता है आपका, तो फीफ आपका गिफ्ट ऑफ लैंड होता है। जो फीफ होल्डर थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो है एक फिक्स जो फोर्स ऑफ कैवलरी और इन्फेंट्री मेंटेन करके रखे अपने किंग के सर्विस के लिए, तो जब भी नीड पड़ेगी हम उनको बुला लेंगे। इस तरीके से जो है मतलब आपका ये फिक्स करा लिया गया। और जो है ये भी एक तरीके से वजह वजह बन चुका था फ्यूडलिज्म का। अब जब कोई पावरफुल एम्पायर नहीं थी वेस्ट में, तो कैथोलिक चर्च ही मतलब जो है गवर्नमेंट चलाने लगे। जो पोप था वो हेड हो गया कैथोलिक चर्च का, और ना तो सिर्फ रिलीजियस हेड बल्कि जो है एक तरीके से पॉलिटिकल हेड, एक मोरल अथॉरिटी उनके हाथ में आ गई। तो यूरोप में, वेस्ट एशिया में, इंडिया में जो मिडिवल एज था वो एक तरीके से एज ऑफ रिलीजन भी बोला जाता है। जो धर्म के नाम पे बोलता, जो रिलीजन के नाम पे जो है मतलब ज़्यादा ये करता, उनके फेवर में रहता, उसको बहुत पावर मिलता, बहुत इन्फ्लुएंस मिलता। बहुत सारे मोनास्ट्रीज में इतने पैसे आ गए थे, इतने वेल्दी हो गए थे कि वो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह जो है बिहेव करने लगे, और चीज़ें यहीं से बदलनी स्टार्ट हो गई। लोगों को समझ में आने लगा कि कैसे ये जो है लूटने का धंधा बना लिया है, और फिर हमको यही चीज़ आगे चल के जो है रिनाइसेंस और दूसरा रिफॉर्म मूवमेंट्स के फॉर्म में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस्लाम भी एक तरीके से एक तरफ से जो है राइज हो रहा था आपका, और ये हो रहा था आपका 7th सेंचुरी से। तो इस्लाम का राइज जो है हमारा 7th सेंचुरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो गया, काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल हो गया। बहुत सारे जो अलग अलग आपके अरब ट्राइब्स हैं, ठीक है, एक पावरफुल एम्पायर में कन्वर्ट हो गए। अब आपका जो अरब अंपायर है, जो पहले कैलिफ्स ने जो है एक तरीके से फाउंड किया था, तो उसका जो हिस्सा है जो अरेबिया नहीं था, मतलब जो अरब देश थे वो नहीं थे, बल्कि सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ये भी उनका पार्ट बन चुके थे। इतना बड़ा एम्पायर, शानदार एम्पायर जो है बना था, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस इतने होने लगे कि सिविल वॉर जो है लड़ी जाने लगी। अब इसके बाद क्या होता है, मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी में जो कैलिफ होते हैं डेमास्कस के, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, और यहीं जन्म होता है आपके एक नए डायनेस्टी का, और यहाँ पे पावर में आते हैं आपके अब्बासिड्स। अपना जो है कैपिटल एक नए शहर बगदाद को बनाते हैं। अब्बासिड्स का
ये क्लेम था कि वो जो है सेम ट्राइब को बिलोंग करते थे जिसको जो है प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग करते थे। यही रीज़न था कि उनको बहुत हुली कंसिडर किया जाने लगा। और 150 ईयर्स तक जो है वो अपने पावर में रहे और बहुत ही बड़ा मतलब एम्पायर उन्होंने अपना बना लिया। बहुत ही ग्रेट हाइट पे थे, सारी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जुड़े हुए थे उनसे। पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, सीरिया, ईरान एंड इराक, बहुत ही मतलब जो है ये अलग हाइट पे थे एकदम। अब यहाँ पे जो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे अब्बासिड्स ट्रेड रूट्स को, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था इनके वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का। तो जो भी रास्ता जाता था, अगर आप ध्यान दो तो जो है एक तरीके से जो इनका अंपायर बना था, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल भी इनके कब्जे में था हल्का, और वहीं से जो है आपका रास्ता जाता था और ये भी इनके कंट्रोल में होता था। और यही रीजन था जो है अब्बासिड कोर्ट के स्प्लेंडर मैग्निफिसेंस का। अब अरब्स ने अपने गोल्ड दिनार, सिल्वर दिरहम एस्टैब्लिश कर दिए, ठीक है, और जो करेंसी बन गई व्यापार के लिए पूरे विश्व में। अब ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि अरब को एक्सेस था अफ्रीकन गोल्ड का, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। दो बहुत ही फेमस कैलिफ्स रहे इस समय के, अल ममून, हारून अल रशीद, इनके नाम याद रखने हैं। जो स्प्लेंडर था इनके कोर्ट का, पैलेसेस का, और इनके जो पैट्रनेज से मतलब बहुत सपोर्ट किया करते थे कोर्ट में, अलग अलग तरह के लोग मिलते आपको यहाँ पे। साइंस एंड लर्निंग में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था, ठीक है, तो ये एक तरीके से सब्जेक्ट बना आगे बहुत सारी कहानियों का, लीजेंड्स का। जैसे कैलिफ अल ममन ने जो है एक हाउस ऑफ विजडम सेटअप किया था, बैतुल हिकमत जिसको कहा जाता है। बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रहा है वो बैतुल हिकमत हुआ करता था, ये बगदाद में था। इसको स्पेशली सेटअप किया गया था फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू अरबिक द लर्निंग फ्रॉम वेरियस सिविलाइजेशन। अराबिक भाषा में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे सिविलाइजेशन के जो है लिटरेचर को, इन्वेंशंस को ये किया गया था। बहुत सारे चाइनीज इन्वेंशंस हो गए, कंपास, पेपर, प्रिंटिंग गन, पाउडर, ठीक है, व्हील बैरो। तो सारी चीज़ें ट्रैवल होके मतलब अरब्स के पास आ गई, ठीक है। अब जब ये जो है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरब के पास ही जा रही थी, यूरोप के पास भी जा रही थी, लेकिन बीच में अरब से होके जा रही थी। तो अरब जो है मतलब एक तरीके से अवेयर रहते थे हर चीज़ के लिए। एक बहुत ही फेमस विनीशियन या इटालियन इटालियन ट्रैवलर है आपके, मार्को पोलो। ये चाइना ट्रैवल किए थे और ये जो है चाइना गए थे जो है एक तरीके से ब्रीच करने के लिए जो अरब की मोनोपोली है। दरअसल अगर देखा जाए तो जो व्यापार होता है, उस समय जो व्यापार हो रहे थे चाइना और यूरोप के, उसमें मोनोपोली चलती थी अरब की, क्योंकि अरब के रास्ते से ही उसको जो है मतलब भेजा जाता था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के जो इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशन है उसके लिए हमारे पास जो है बहुत लिमिटेड नॉलेज है अरब वर्ल्ड के साथ इस पीरियड में। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इंडिया के कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि इंडिया के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन भी है। जैसे बहुत सारे फेमस हुआ एस्ट्रोनॉमी के सूर्य सिद्धांता, जिनको जो है रिवाइज और रिफॉर्म किया गया बाय आर्यभट्टा, वो इनमें से एक था। उसके बाद वर्क्स ऑफ चरक सुश्रुता, जो मेडिसिन से डील करते हैं, इनको भी ट्रांसलेट किया गया था, तो हमारा भी ठीक ठाक था। कुछ बेस्ट ऑफ लाइब्रेरीज पूरे विश्व में, जो लीडिंग साइंटिफिक लेबोरेटरीज है, उनको एस्टैब्लिश किया अरब में इस समय में। और ये बहुत ज़रूरी है जो है जानना कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे थे वो बाहर, अरब के बाहर से थे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इजिप्ट से था कोई, स्पेन से था कोई, कहाँ से था। अरब साइंस एक तरीके से इंटरनेशनल बन चुका था। ये कहा जाता था कि मतलब अरब साइंस जो है अरबिक एक तरीके से जो है मतलब लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर बन चुका था पूरे एरिया में। जिस तरीके से मतलब अरबिक साइंस वहाँ पे क्रिएट हो रहा था, एक अलग कंडीशन क्रिएट हो रहा था। बहुत सारे लोग वहाँ पे आने लगे क्योंकि वहाँ पे छूट बहुत दी जाती थी, ठीक है, जहाँ वो रहना चाहे वो रह सकते हैं, जहाँ काम करना चाहे वो काम कर सकते हैं। इतने फ्रीडम की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए। अब अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका आपका जो है मतलब जो अरब ट्रेड है, बहुत ज़्यादा अरब इससे ट्रेड करता था, लेकिन वो अपने फायदे के लिए करता था। जैसे बहुत सारे स्लेव्स, बहुत सारे लोगों को ले जाता था, गोल्ड ले जाता था, आइवरी ले जाता था, ठीक है। अफ्रीका में एक पावरफुल इथोपियन किंगडम हुआ करता था जिसके पास लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी, और ये मतलब अच्छे खासे काफ़ी लंबे समय तक थे भी वहाँ पे। इथोपियंस जो है व्यापार में भी एंगेज थे, ये भी एंगेज थे व्यापार में, ठीक है, इंडिया से। और इथोपियंस को हबशीज बोला जाता था, जो क्रिश्चियंस होते थे। अब इनका जो क्लोज वाला ही था वो था बीजेंटाइन एम्पायर इंडियन ओशन में, लेकिन जैसे जैसे बीजेंटाइन एम्पायर टूटता गया वैसे वैसे ये भी कमजोर होते गए। अब आपके ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया आते हैं। अब मतलब चाइना की बात करेंगे और कुछ साउथ ईस्ट एशिया देशों के बारे में बात करेंगे। जो चाइना का समाज जो था और जो कल्चर था, ठीक है, वहाँ पे एक तरीके से क्लाइमैक्स अटेंड हो चुका था। मतलब 8th-9th सेंचुरी में होता क्या है टैंग रूल के अंडर, कि टैंग रूल मतलब बहुत ही अपना जो है एक तरीके से ओवरलॉर्डशिप बहुत एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब उनका जो राज है वो काफ़ी फैल जाता है, बड़े बड़े पार्ट्स में उनका कंट्रोल हो जाता है, जैसे सिंकियांग, सेंट्रल एशिया में इंक्लूडिंग काशगर। अब इसे एक तरीके से जो है मतलब इनको सिल्क रूट वाला, अगर आपने सिल्क रोड देखा हो जो इंडिया के ऊपर से निकलता है यूरोप तक कनेक्ट करता है, ठीक है, ये इनके कंट्रोल में था। तो यहाँ से इनको जो है एक तरीके से अच्छा खासा ट्रेड एस्टाब्लिश करने का मौका मिला अपना। तो यहाँ से ना सिर्फ सिल्क बल्कि बहुत सारे क्वालिटी पॉर्सलिन और बहुत सारे प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स को एक्सपोर्ट किया जाता था वेस्ट एशिया, यूरोप
और इंडिया में, ठीक है, जो कि बहुत बेनिफिट वाली बात थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको चाइना दिख रहा होगा और ये सारे हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टैंग अंपायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। टैंग अंपायर से हमने शुरुआत की थी, मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी में जो है अपना ये डिक्लाइन होने लगा और 10th सेंचुरी में इसको पूरे तरीके से रिप्लेस किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जिन्होंने रूल किया था चाइना में 100 साल, वो एक तरीके से जो है मतलब कमजोर पड़ चुके थे। दसुंग जिन्होंने रूल किया था, अब यहाँ पे एक बहुत ही कमजोरी आ गई थी। यहाँ पे एक मौका मिला मंगोल्स को। मंगोलिया आपको पता ही होगा चाइना के ऊपर एक देश है, आज भी है। तो उन्होंने चाइना को जो है एक तरीके से कॉन्कर करने की कोशिश की 13th सेंचुरी में। मंगोल्स ने बहुत बड़ी तबाही मचाई, उनकी आर्मी इतनी डिसिप्लिन, कैवलरी फोर्सेस की मूवमेंट इतनी जो है तगड़ी की, मतलब सामने वाला अपने आप ही ये हो जाता। उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत बार नामुमकिन हुआ करता था, जैसे साउथ चाइना नॉर्थ चाइना को एक साथ ले आना। ठीक है, उन्होंने स्वेटोंकिन एनएम मतलब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को एक साथ लाया, वो कोरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। इस तरीके से मंगोल्स ने सबसे बड़ी अपनी सेना बनाई थी, सबसे बड़ा अपना एम्पायर बनाया था। और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया में जो दो बहुत ही पावरफुल किंगडम रहे वो थे आपके शैलेंद्र एंड कंबुजा एम्पायर। शैलेंद्र डायनेस्टी जो है आपका 7th सेंचुरी में आया था, इसमें ही आपका श्री विजय एम्पायर भी आता था। ये 10th सेंचुरी तक काफी स्ट्रांग रहा। ठीक है, इस मतलब इस एम्पायर में जो है बहुत सारे देश आते थे, आइलैंड, सुमात्रा, जावा, मलाया मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे पार्ट आते थे, थाईलैंड के पार्ट आते थे, फिलीपींस भी आता था। 9th सेंचुरी के एक अरब राइटर है, उनके हिसाब से जो एम्पायर था वो इतना बड़ा था कि अगर फास्टेस्ट वेसल मतलब एक फास्टेस्ट व्हीकल को अगर भेजा जाए ना, तो कंप्लीट पूरा एक ट्रिप कंप्लीट करने के लिए उसके बाजू बाजू में 2 साल लग जाएंगे, इतनी बड़ी थी। शैलेंद्र रूलर्स के पास एक बहुत ही पावरफुल नेवी थी, सी को डोमिनेट किया करता था, सी ट्रेड को जो चाइना से होता था। श्री विजय एम्पायर बाद में रिप्लेस हो जाते हैं माझा पहित एम्पायर से 11th सेंचुरी में। उसके बाद वापस वो जो है अपना लिमिट एक्सटेंड करते हैं, श्री विजय एम्पायर का भी जो है लिमिट एक तरीके से एक्सटेंड करते हैं टिल 14th सेंचुरी। पल्लवाज, उसके बाद जो हमारे ही देश के पल्लवाज, साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे, इनकी भी नेवी बहुत पावरफुल, इनके बारे में आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। पल्लवा की जो नेवी थी वो स्पेशली बहुत ज्यादा एक्टिव थी बे ऑफ बंगाल में, और इतनी एक्टिव कि जो सी ट्रेड होते थे ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, वहां पे बहुत बार जो है मतलब नवल एक्सपेडिशंस भेजे जाते थे सुमात्रा, मलाया, यहाँ पे, ताकि जो सी लेन्स है ना, सुमात्रा मलाया मतलब यहाँ पे जो मलेशिया हो गया आपका, ठीक है, कुछ इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, और जो आपके दूसरे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उनके पहले अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो सी लेन्स ओपन रहे, सी लेन्स जो है, ठीक है, उनके जो कम्युनिकेशन है वो ओपन रहे, उसके लिए ये सारी चीजें की जाती थी। ठीक है, अब इसके साथ साथ बहुत सारे चाइनीज इंडियन स्कॉलर्स पलिम्बांग आए। पलिम्बांग एक बहुत ही स्पेशल जगह था, जो एक संस्कृत और बुद्धिस्ट सेंटर बन चुका था स्टडी के लिए। ये आपका सुमात्रा में जो है लोकेटेड था। रूलर्स ने यहाँ पे जो है बहुत ही मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाए इस पीरियड में। जो बहुत ही फेमस टेम्पल था वो था बोरोबुदुर टेम्पल। अब आपको क्या अंदाजा लगता है कि यहाँ पे टेम्पल्स बन रहे थे, मतलब इंडियन जो थे उनका कल्चरल रिलेशन एक तरीके से बहुत अच्छा था, जो कि इन्होंने इतने सारे टेम्पल्स बना दिए। एक पूरे होल माउंटेन को काव करके इन्होंने 9 स्टोन की टेरेस बना दिए, जिसके ऊपर एक स्तूपा था, और जो है पैनल्स जो बीच बीच में थे वहां पे जो है रामायण महाभारत के एपिक्स जो है डिस्प्ले कर दिए गए। इस तरीके से इतने शानदार बनाए थे। पलिम्बांग का अगर आप जो है लोकेशन देखोगे तो इंडोनेशिया के इस रीजन में, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा पलिम्बांग, ये आपको ध्यान रखना है। कंबुजा एम्पायर 15th सेंचुरी तक जो है फ्लरिश हुआ, और काफी जो है कल्चरल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी हुए वहां पे। इसका सबसे मैग्निफिसेंट अचीवमेंट ये था कि जो है बहुत सारे मतलब जो है एक तरीके से ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बनाए, जो अंकुरथाम के पास बनाए गए थे कंबोडिया में। सो जो कंबोडिया में मंदिर बनाए जा रहे हैं, मतलब इंडिया का जो रिलेशन था वो कैसा था आप इमेजिन कर पा रहे हो। उस टाइम पे हमारे रिलेशन इतने अच्छे थे। होता क्या था, हर 10th सेंचुरी मतलब 10th सेंचुरी शुरुआत से जितने भी रूलर्स थे, हर रूलर ने जो है नए टेम्पल बनाए अपनी मेमोरी को कमेमोरेट करने के लिए। और जो है मतलब उनके रूल के एंड होते होते 200 से ज्यादा मंदिर टेम्पल्स तैयार हो गए। ठीक है, और सबसे बड़ा जो टेम्पल था वो था आपका अंकोर वत का टेम्पल, जिसके मतलब जो है यहाँ पे 3-3 किलोमीटर के तो सिर्फ पैसेजेस होते थे, ब्यूटीफुल स्टैचूज होती थी हिंदू गॉड्स गॉडेसेस की, अप्सरास की, बहुत ही स्किलफुली जो है एग्जीक्यूटेड पैनल्स होते थे जिसमें रामायण महाभारत के सीन्स होते थे। तो बहुत ही शानदार जो है काम किया गया था। लेकिन ये सारी चीजें जो है एक तरीके से जंगल से आने वाले टाइम में ढक गई, और बाद में एक फ्रेंच मैन ने 1860 में इसको डिस्कवर किया, तब हमें समझ में आया कि हाँ ऐसा भी कुछ यहाँ पे था। ओके, इस तरीके से अब जैसा मैंने बताया, तो इससे हमको समझ में आता है कि इंडिया का क्लोज और काफी कमर्शियल कल्चरल कॉन्टैक्ट से वेस्ट से भी था, साउथ ईस्ट एशिया से भी था, चाइना से भी था,
और जो आपके ईस्ट कोस्ट जो अफ्रीका है वहाँ पे भी था हमारा अच्छा खासा, मेडागास्कर वगैरह में बहुत सारे जो वेरियस किंगडम से साउथ ईस्ट एशिया में वो एक तरीके से ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे थे, ठीक है। और एक कल्चरल कॉन्टैक्ट की तरह एक्ट कर रहे थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना और जो दूसरे विश्व हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड है, ठीक है, उनके लिए। तो एक तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस और जो इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और एक तरीके से जो है वो मतलब उस काबिल थे कि वो जो है अपना एक डिस्टिंक्टिव कल्चर मेंटेन करके रख सके, और वो भी काफ़ी एक अच्छे ऑर्डर का। इस तरीके से चीज़ें चलती चली गई। अब जो अरब ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो अरब रूलर्स थे, उन्होंने कभी इंडियन ट्रेडर्स को ये नहीं किया कि जो है मतलब इस्लाम में कन्वर्ट कर दें, या जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं उनको कुछ ऐसा कर दें, ये चीज़ें नहीं देखी गई, जो कि कितनी अच्छी बात है ना। इससे हमको मालूम पड़ता है कि क्या रिलीजियस फ्रीडम थी वहाँ पे, किस तरीके से मतलब टॉलरेंस, कितने टॉलरेंट थे वहाँ के लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका कमिंगलिंग होने लगा, मतलब जो एक तरीके से ब्लेंड होने लगा, मिक्स होने लगे बहुत सारे कल्चर्स। और यहाँ पे एक तरीके से एक ये जो कैरेक्टरिस्टिक, ये जो फीचर, ये हमको आज भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ये थी कि जो इंडोनेशिया और मलाया था ये इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका था ग्रेजुअली, ठीक है। और इस्लाम का पोजीशन अगर इंडिया में देखा जाए तो वो भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो गया, नहीं तो वैसे देखा जाए तो बुद्धिज्म बहुत सारे देशों में जो है फ्लरिश हुआ, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पहला क्लास मिडिवल हिस्ट्री पे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। दरअसल स्लाइड्स मैंने थोड़े ज़्यादा रखे ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करो, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं सेकंड क्लास में, ठीक है, जो आपका जो है कुछ ही दिनों में आ जाएगा जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहो, प्रिपेयर करते रहो। थैंक यू।